हेलो फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन, एंड आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 की फ्री क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। गाइस, मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराने वाला हूं एम 19 का, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। सो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली क्लास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बेयर एक्ट है दोस्तों, उसका इंडेक्स पूरी तरह से हम एनालिसिस करेंगे। कहने का मतलब है हम बेयर एक्ट का एनालिसिस करेंगे। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, तो इसका रीजन आपको पता होगा अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने सेल्फ स्टडी प्लान डिस्कस किया है एम 19 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा गया तो पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो क्यों खास होने वाली आप सभी लॉ स्टूडेंट के लिए एंड एडवोकेट्स के लिए, फ्यूचर एडवोकेट्स के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं कोई नहीं बताने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, क्योंकि इसके लिए पड़ते हैं पैसे, बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहली चीज मैंने कुछ प्रिंट आउट दोस्तों निकलवा के रखे हैं। ओके, अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं दोस्तों, खास तौर पे जिनके पास बेयर एक्ट नहीं, जिन स्टूडेंट के पास में, उनके लिए मैंने खास तौर पे दोस्तों ये पीडीएफ तैयार किया है। हिंदी, इंग्लिश किसी भी मीडियम से आप स्टूडेंट हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है @लीगल ग्लोसरी ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल, उस पर मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया। जिस पेजेस का आप चाहें प्रिंट आउट निकलवा लें, क्योंकि वो वही पीडीएफ है जिसकी क्लासेस में आज की इस वीडियो में लेने वाला हूं। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले इस चीज देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही बेसिक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आप सभी को मालूम है कि जो हमारा एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसमें ओपन बुक एग्जाम है, जिसमें हम लोग बेयर एक्ट ले जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है आर्टिकल से संबंधित, चैप्टर से संबंधित या पार्ट से संबंधित आ जाता है। अब हम लोग बेयर एक्ट देखते हैं, नई बेयर एक्ट, हमें नहीं पता होता कहां से कहां, तो हमें एक क्वेश्चन को ढूंढने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो उस चीज को कम करने के लिए, यानी जैसे ही हमें पता चले कि यार ये चीज तो यहां होगी, हम उस चीज को रिमेंबर कैसे करें, ये एक एनालिसिस है दोस्तों, ये एक मेरी रिसर्च है दोस्तों, जो मैंने आपके लिए की पूरे 6 दिन लगा के दोस्तों। एंड 6 दिन लगे तो दोस्तों, तो जाहिर सी बात है मैं इसको पूरी एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करने वाला। मैं कुछ पार्ट्स, कुछ चैप्टर्स को सिर्फ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला। पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो हमारी बेयर एक्ट का एनालिसिस है, इसको 2 से 3 पार्ट में बनाऊंगा दोस्तों। तो आज का पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों को जो मैं बताऊं आप हाईलाइट कर लेना। देखो, बहुत ही बेसिक सी चीज है दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं, बट ट्रस्ट मी दोस्तों, थोड़ा सा भरोसा रखिए, जो 3 वीडियो खत्म होने के बाद आपको लगेगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ खत्म कर दिया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में देखो, मैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्री क्लासेस है दोस्तों, कोई इशू नहीं है, इसका पीडीएफ आप लोग निकलवा लेना। देखो, पहले हम लोग बेयर एक्ट का एनालिसिस करेंगे, ठीक, देन इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको तो डिस्कस करेंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन होंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पर सब्जेक्ट के, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड इसके बाद आपका मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट दोस्तों यूट्यूब पे नहीं होगा, तो वो तो टेलीग्राम चैनल पे ही होगा। ओके, तो वो आपको वहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। हर एक वीडियो की अगर मैं बताऊं तो आपकी हर एक सब्जेक्ट की, मान के चलिए जो मैंने सब्जेक्ट आपको लास्ट वीडियो में बताया, तो उतने ही सब्जेक्ट की वीडियो में बनाऊंगा, सभी सब्जेक्ट की नहीं। तो उनकी 8 से 9 क्लासेस हो जाएंगी दोस्तों। तो आप अगर 8 से 9 क्लासेस कंप्लीट करते हैं तो मैं दोस्तों, यकीन है मुझे कि आप अच्छे से अपना फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हो। गाइस, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि पूरी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का जो एग्जाम होने वाला, पूरी प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे मिलने वाली है। नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी करते हुए। सो गाइस, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बेयर एक्ट है उसका हम लोग इंडेक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। ओके गाइस, अब इंडेक्स का एनालिसिस करने में क्या है, मैं आपको आज कीवर्ड्स बताने वाला हूं, हर एक चैप्टर, हर एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग, हर एक पार्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो इससे आपकी मेमोरी में रिमेंबर हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा यार, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे बेयर एक्ट में कहां से, किस चैप्टर में, किस आर्टिकल को देखना है, एंड आप उस आंसर को टिक लगा सकते हैं। ओके, तो बेसिक सी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। देखो यार, मैं वहां पे उस स्टडी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा हूं गाइस कि यार मुझे टॉप करना है, मुझे गोल्ड मेडल हासिल करना एग्जाम में, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। मेरी वो थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बस दोस्तों इतना पता है कि मुझे आप लोगों को पास कराना, आपका एग्जाम क्रैक कराना फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड यही मायने रखता है। ओके, तो उतना ही पढ़े, उतना ही सफिशिएंट रखें जितना आपके लिए जरूरी हो। देखिए, मैंने आपके लिए कितना अच्छे से एनालिसिस कर रखी है हर एक चीज। अब देखो यार, बहुत सारी चीजें मैंने एनालिसिस कर रखी, बट जितने पार्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला, सिर्फ आज मैं उसी की बात करूंगा। तो आज की इस वीडियो में देखिए, मैंने ये देखिए हमारे पास चैप्टर हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग एक काम करना, मैंने यहाँ पे एक चीज दोस्तों गलत हो गई मुझसे यार, इस चीज को यहाँ पे चैप्टर नेम मत लिखना, यहाँ पे मैं आपको जो बताऊं वो आप लोग लिख लेना है यहाँ पे। ओके, इंडेक्स में आप टाइटल लिख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट नेम भी लिख सकते हैं, चैप्टर नेम मत लिखना। ओके, सो गाइस, देखो हमारे सामने आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से चैप्टर, पार्ट नेम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, हम लोग आज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का देखेंगे, सिटीजनशिप नागरिकता का देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स का देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का देखेंगे, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का देखेंगे। तो सिर्फ हम इतना ही देखने वाले हैं। तो इस चीज को अगर हम देखें तो इस चीज को आपको रिमेंबर करना होगा। देखो, पार्ट नंबर 1,
पार्ट नंबर, अगर आपसे पूछा जाए यूनियन एरिड टेरिटरी का कौन सा पार्ट है तो पार्ट नंबर 1 है। किस आर्टिकल, कहां से कहां तक आर्टिकल मेंशन किए गए यूनियन एरिड टेरिटरी के, तो आर्टिकल 1 से 4 तक। अब आपसे कोई भी आर्टिकल 1 से 4 तक आएगा तो आपके माइंड में यह आ जाना चाहिए कि यूनियन एरिड टेरिटरी संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, आपको इतना रिमेंबर हो जाना चाहिए। ओके, आपके पास अगर बेरेक्ट है तो ठीक है, अगर वहां पे आप लिखना चाहें तो लिख लें, कोई इशू नहीं दोस्तों, एंड वरना आप इसका प्रिंट आउट निकलवाना, मैंने ऑलरेडी बताया। सिटीजनशिप नागरिकता, अगर आपसे पूछता है पार्ट नंबर 2, ओके पार्ट नंबर 2 हमारा कौन सा होगा, सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में। अगर आपसे आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 तक पूछता है कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोगों को इतना याद रखना होगा कि बेरेक्ट में से आपको सिटीजनशिप वाला चैप्टर खोल लेना होगा एंड उसी में आपका क्वेश्चन होगा। या आपसे कभी सिटीजनशिप से रिलेटेड या नागरिकता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको इतना रिमेंबर कर लेना होगा कि वो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में ही उसका आंसर होगा। तो इस चीज को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। देन इसके बाद हमारा पार्ट 3 जो हमारा है, भाग 3 जिसको हम लोग कहते हैं भाग 3, वो है फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए। ओके, जिसके आर्टिकल आपको याद रखने हैं दोस्तों, 12 से 35 तक आपको जो आर्टिकल बात करते हैं, जो अनुच्छेद बात करते हैं, वो मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। आपसे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, मूलभूत अधिकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको इतना याद रखना है कि पार्ट 3 भाग 3 आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 आपकी फंडामेंटल राइट की बात करता है, आपको इतना रिमेंबर करना होगा। तो अगर हम अगर याद करने की कोशिश करें तो यार बहुत सिंपल है यार, देखो यार, यूनियन पहला क्या, यूनियन इट टेरिटरी है, फिर सिटीजनशिप है, फिर फंडामेंटल राइट है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और उसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो इस तरह से हमारे 5 चैप्टर तो हमारे हो जाएंगे। ओके, देखें फिर से, देखें आप लोग, फिर से रिमेंबर करें, एक बार वीडियो को रोके यहीं पे रिमेंबर करें, साथ ही में याद कर ले, खत्म करें यहीं पे बात, साथ ही में याद कर ले। यूनियन एरिड टेरिटरी 1 से 4, सिटीजनशिप 5 से 11, फंडामेंटल राइट 12 से 35। तो हमारे 3 तो ऐसे ही हो गए भाई, 1 से 35 तक हमारे ऐसे ही हो गए। 1 से 4 हमारा पहला पार्ट में आ जाता है, फिर 5 से 11 हमारा दूसरा पार्ट में आ जाता है, और फिर 12 से 35 हमारा तीसरे पार्ट में आ जाता है। तो इस चीज को हम लोगों को रिमेंबर करना होगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा जो पार्ट 3 है, इसकी भी हम लोग, पार्ट 4 है हमारा जो, जिसकी बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इससे भी संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे। इसमें आपके जो आपके आर्टिकल अनुच्छेद है वो 36 से 51 की बात कर रहे हैं। अब देखो ये बहुत सिंपल सी चीज आपको लग रही होगी कि यार ये मैं क्या बता रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो यार इस चीज में भी थोड़ा सा समय लगा है, तो आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा थोड़ा सा समय मुझे 2 से 3 वीडियो में जरूर देना दोस्तों, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, जिसका अनुच्छेद 51A बात करता है। अनुच्छेद 51, सिर्फ इसका एक ही आर्टिकल है 51A। ओके, तो यहां पे आपको इतना याद रख लेना है हमारे को कि जो हमारे पार्ट नंबर 1 2 3 4 4A यानी भाग 1 2 3 4 और 4A, ठीक, तो ये हमारे 5 पार्ट हमारे हो गए, जिसमें आपको एक याद रखना है कि 1 2 3 4 तो हमारे लाइन से, फिर 4 के बाद हमारा एक सब क्लॉज आ जाएगा, और हमें याद क्या करना है कि इसमें हमारे टोटल सेक्शन कितने कंप्लीट हो गए हमारे पार्ट 5 तक, तो हमारे 1 से 51A तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर हम याद करने की कोशिश करें तो यूनियन एरिड टेरिटरी दोस्तों, उसके बाद सिटीजनशिप है, उसके बाद फंडामेंटल राइट यानी संघ और उसके क्षेत्र, मौलिक नागरिकता सिटीजनशिप, एंड थर्ड है हमारा फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, फिर फोर्थ हमारा कौन सा होगा बताइए, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होगा, राज्य और नीति के निर्देश, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। आप सेक्शन आपको याद रखना है 1 से 4 5 से 11 12 से 35 36 से 51 51A। ओके, तो यहां तक हमारा एक हमने एक सेट कर लिया है, हमारा गोल सेट हो गया, हमने यानी एक बेस नहीं तैयार होता, हमने एक बेस तैयार कर लिया है यहां से। अब हमको इसको थोड़ा सा अंदर जाके और समझना होगा, इसके अंदर के सेक्शंस को, सॉरी आर्टिकल्स को और अच्छे से समझना होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बाद। अब देखिए इसके बाद वाले जो हैं, ये जो बाकी के जो हमारे पार्ट्स हैं, इसको हम लोग अलग से जो वीडियो हमारी आएंगे नेक्स्ट बार उसमें डिस्कस करेंगे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर आप सोच रहे हैं या आपसे कोई कह रहा है कि यार 2 से 3 घंटे की वीडियो में हम आपको बता के समझा देते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। हो सकता है आपको समझ में आ जाए, बट वो पॉसिबल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखने में इतना समय लग गया, तो आप समझ रहे हैं कि 2 से 3 घंटे में हो जाएगा ना, एक दिन में तो नहीं हो सकता है। थोड़ा सा समय आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देना है, बट आपको थोड़ा सा ही देना है, ज्यादा नहीं। तो अब यहां से जो मेन चीज स्टार्ट हो रही है दोस्तों, यहां से हमारा बेरेक्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोगों के पास बेरेक्ट है गाइज, तो प्लीज आप लोग अपना बेरेक्ट ओपन कर ले, क्योंकि मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं हर एक चैप्टर का, हर एक आर्टिकल का जो कीवर्ड होगा, जो आपको याद रखना। आप देखो क्या होता है यार कि आर्टिकल जो हमारा होता है, या जो चैप्टर का नेम होता है, या जो सेक्शन हमारा होता है किसी लॉ में, उसमें क्या होता है कि इतने बड़े बड़े दे दिए जाते हैं हेडिंग वगैरह कि यार हमें उसी को याद करने में समय लग जाता है। तो हम ऐसे कौन से कीवर्ड को याद रखें कि हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये इस आर्टिकल की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम आर्टिकल की बात करने वाले हैं, हर एक आर्टिकल की। जैसे हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 है हमारा भाग 1, जिसमें हमारी बात हो रही है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें टोटल हमारे 4 सेक्शन होते हैं, 4 आर्टिकल होते हैं। सॉरी, अगर मैं सेक्शन कहूं दोस्तों तो सेक्शन नहीं आर्टिकल होंगे। इतना सेक्शन रटने की आदत हो गई गाइस, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती, कोई इशू नहीं, मुझे मालूम है आप लोग समझेंगे। तो 1 2
तीन चार, आपको ये चार आर्टिकल होते हैं, आपको रिमेंबर करने हैं। अब इन चारों में मैं आपको कीवर्ड बताने वाला हूँ कि आपको क्या कौन कौन से कीवर्ड को रिमेंबर करना। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े दिए हैं, बट मैं आपको इजी वे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो है, इसमें आपको क्या, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, पता है क्या? किसका नाम पूछ रहे हैं भाई? नेम। आपको बस एक कीवर्ड याद रखना है, नेम, नाम। अब नाम जहां भी आएगा, नाम किस चीज का पूछा जा रहा है भाई? कहीं किस चीज का नाम पूछा जा रहा है? टेरिटरी और यूनियन का नाम पूछा जा रहा है। नेम शब्द आपके मन में जहां भी आए, नेम, नाम आपके सामने जाए, तो आपको समझ जाना बात हो रही आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 की, जिसका मतलब है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसके बाद हमारा क्या है? सेकंड, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो इसमें आपको जो कीवर्ड आपका है वो एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट, ओके, प्रवेश या स्थापना। इसमें आपको ये याद रखना होगा, प्रवेश या स्थापना। अब आप कहेंगे कि ये कैसे याद होगा, तो इसको मैं कभी सीक्वल बनाने वाला हूं, स्टोरी थोड़ी, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बस इतना याद रखना जो मैंने आपको बताया। 2 है दोस्तों, ओमिटेड हो चुका है दोस्तों, तो इसको हम लोग लीव कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। इसके बाद हमारा आ रहा है थर्ड। इसमें अब देखिए कितना बड़ा है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। उसका थर्ड वाला क्या हमारा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए आप भी थोड़ा कोशिश करें, साथ में ट्राई करें कि कैसे हम इसमें से शॉर्ट निकाल सकते हैं, ओके। तो इसमें जो मैंने निकाला है दोस्तों, इसमें मैंने 2 कीवर्ड निकाले हैं। आप अगर देखें तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? फॉर्मेशन यानी बनाने की, निर्माण की बात हो रही है। फॉर्मेशन यानी निर्माण की बात हो रही है, और अल्टरेशन की बात हो रही है, यानी अल्टरेशन यानी परिवर्तन की बात हो रही है। तो किस चीज के परिवर्तन की बात हो रही है? फॉर्मेशन की बात। देखो ये चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग कहते हैं कि बैरेक्ट कैसे पढ़ा जाता है, बैरेक्ट कैसे, तो ये बैरेक्ट पढ़ने का एक तरीका है, बैरेक्ट पढ़ने का थोड़ा सा तरीका। एंड में मुझे मालूम है वीडियो बहुत बोरिंग लगेगी, आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगी, बैरेक्ट का नाम लेते ही आपको नींद आ जाती है, बट थोड़ा सा फोकस करना, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो ये थोड़ा सा ब्रैकेट मेथड होता है। देखिए अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें 2 वर्ड यहाँ पे ले लेने, फॉर्मेशन और अल्टरेशन, इसमें हिंदी में निर्माण और परिवर्तन। अब हमें किस चीज के निर्माण और परिवर्तन की बात कर रहे हैं? ऑफ अ न्यू स्टेट की, ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, नए राज्यों का निर्माण कैसे करना है, ठीक। एक तो ये बात हमारी हो रही, दूसरा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कैसे करना है। तो आपको याद रखना है कि एक चीज आपको याद रखना, फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन। और किस चीज का फॉर्मेशन और अल्टरेशन? स्टेट्स का, स्टेट्स का। किसका? अगर आपसे पूछे राज्यों का, राज्यों का निर्माण और अल्टरेशन यानी परिवर्तन, राज्यों में परिवर्तन। परिवर्तन किस चीज में हो सकता है? क्षेत्र में, सीमाओं में, उसके नामों में। तो आपको 3 वर्ड याद रखने, फॉर्मेशन, अल्टरेशन, स्टेट, आपका हो जाएगा, ओके। ये चीज आपकी समझ रहे होंगे, किसी आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में काम आएगी, आपके जुडिशरी एग्जाम देंगे, एपीओ एग्जाम देंगे, किसी में भी देंगे, आपको ये चीज काम आएंगे। एंड आप कहीं भी कोचिंग, पेड कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको यही चीज बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर आर्टिकल हमारा जो 4 है, अभी बहुत बड़ा आर्टिकल है एंड हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए। अब आप क्या करेंगे? तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो हमारा अल्टरेशन क्या होगा, इसका जो हमारा, जिसको हम छोटा कर सकते हैं, इसका कीवर्ड हम लोग क्या रख सकते हैं? हाँ मुझे मिल गया दोस्तों, आपको मिला है नहीं मिला? लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। बस इसको हम लोग इतना क्यों ना रखें, क्यों बहुत ज्यादा रखें? अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अगर आपसे कहीं, आपको कहीं भी मिल जाए, कोई भी कहीं भी एक लाइन दिखी मिल जाए, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, वो कानून जो किसके अधीन बनाए गए हों? अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अनुधीन बनाए गए हों, किसके अंडर बनाए गए हों? आर्टिकल 2 आर्टिकल 3। ऐसा कहीं भी आपको लिखा दिख जाए तो आप समझ लेना आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 की बात हो रही है, ओके। ना इसके बाद बढ़ते हैं, हमारा जो अगला कीवर्ड होगा हमारा, देखो पार्ट 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने बताया था सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में, ओके। पार्ट 2 सिटीजन, नागरिकता के बारे में। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है इसमें, देखो सिटीजन में एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक कीवर्ड याद रख लेना होगा आपका, सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता की बात आपसे कर रहा है तो कौन सा आर्टिकल आपका होगा? आर्टिकल 5 होगा। नागरिकता की बात करेगा, अनुच्छेद 5 होगा, याद कर लो अभी के अभी। अनुच्छेद 5 का मतलब होगा नागरिकता, रटो अभी के अभी रट लो। अनुच्छेद 5 का नंबर मतलब होगा आर्टिकल 5 का मतलब होगा सिटीजनशिप। तो इस चीज को याद कर लेना। फिर यहीं पर 6 वाला आर्टिकल हमारे सामने आ रहा है, राइट ऑफ सिटीजंस ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत को प्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकत्व के अधिकार बताएं, नागरिकता के अधिकार बताएं। तो इसमें आपको बस एक कीवर्ड याद रखना है, माइग्रेशन इन इंडिया, माइग्रेशन टू इंडिया, माइग्रेट टू इंडिया, बस आपको इतना याद रख लेना, ठीक। माइग्रेटेड टू इंडिया, भारत को प्रव्रजन करने वाले, इतने आपको याद रख लेना, ठीक। इस कीवर्ड को आपको याद करना, आप कैसे याद करना ये भी बताऊंगा। पहले मैं आपको सारे टिक करा देता हूं, फिर आपको कैसे याद करना वो भी आपको बता दूंगा। नाउ 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में क्या बता रहा हमारा, इसमें मैंने ऊपर वाले में क्या बताया, माइग्रेट टू इंडिया। अब यहाँ पे मैंने बात आई है माइग्रेट टू इंडिया। अब यहाँ पे बता रहे राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को प्रजन कर ले कुछ व्यक्तियों के नाम बताएं। अब यहाँ पे माइग्रेट टू पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक।
पाकिस्तान को प्रोविजन करने वाले, ठीक। यहाँ पे ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो आर्टिकल 8 है, अनुच्छेद 8, तो इसमें हमारा क्या है, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो इसमें 8 वाले का जो हमारा होगा दोस्तों, वो हमारा होगा रेजिडिंग, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे राइट्स बता दिया मैंने, रेजिडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, ओके, भारत के बाहर रहने वाले, ओके। तो इस चीज को याद रखना, अगर आपसे इससे बारे में पूछा तो भारत के बाहर रहने वाले आपका आर्टिकल 18 अनुच्छेद 8 आपका बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूं, एक मिनट, मैं पहले यहाँ पे 9, 10, 11 कर लेता हूं, फिर इसके बाद आपको बताने वाला हूं। 9 हमारा क्या कह रहा है, विदेशी नागरिकता। यहाँ पे विदेशी नागरिकता को हमें टिक करना होगा। आप लोग देख सकते हैं कहां पे लिखा हुआ, विदेशी राज्य की, बताइए बताइए कहां पे लिखा है। आप लोग विदेशी राज्य की नागरिकता को याद रखना इसमें 9 वाले में, जिसमें हम लोग कहेंगे फॉरेन सिटीजनशिप। आप लोग ये लिखते हैं फॉरेन सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन, ये आप लोग याद रखना, सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन, ओके। इसके बाद 10 वाला जो हमारा है, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस ऑफ द राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टिन्यूस ऑफ द राइट, जिसके बारे में हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, इसको अधिकार, अधिकारों का बना रहना, ठीक। ये सही रहेगा आपका, वरना सिटीजन वाला तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। 11 वाला हमारा क्या कह रहा है, इसमें हम लोग को सिंपली एक टर्म याद रख लेना, रेगुलेट, रेगुलेशन, क्या याद रख लेना, रेगुलेट, रेगुलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विनियमन, विनियम। अब इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पे हमारा पार्ट 2 क्या कह रहा है, भाग 2 हमारा क्या कह रहा है, सिटीजनशिप नागरिकता की बात कर रहा है। सिटीजनशिप नागरिकता के अगर हम लोग आर्टिकल देखें तो आर्टिकल हमने पढ़ा थे 5 से 11 बात करते हैं, 5 से आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 बात करता है, सिटीजनशिप नागरिकता की बात करता है। अब इसमें हमारा अनुच्छेद 5 आता है, आर्टिकल 5 आता है, जो कहता है कि भाई सिटीजन नागरिकता की बात करता है, नागरिकता की बारे में बात करता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 आता है, बताता है माइग्रेटेड टू इंडिया, भारत को प्रोविजन करने वाले। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7 जो कहता है माइग्रेट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को प्रोविजन करने वाले, पहले सिटीजनशिप आएगा, फिर माइग्रेटेड इंडिया आएगा, फिर माइग्रेट टू पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान को प्रोविजन करने वाले आएंगे। तो यहाँ पर सिटीजनशिप की बात हो रही है, पहले सिटीजनशिप की बात हो रही है, फिर उन सिटीजन में रहने वाले इंडियन की बात हो रही है, फिर जो पाकिस्तान से रिलेटेड उनकी बात हो रही है। फिर 8 बात कर रहा है भाई रेजिडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, भाई भारत के बाहर रहने वालों की बात हो रही है, ठीक, याद रखना, भारत के बाहर रहने वालों की बात हो रही है, रेजिडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। फिर 9 कह रहा है सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन, विदेशी राज्यों की नागरिकता, जो भाई फॉरेन सिटीजन होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे 9 में। फिर 10 की बात कौन सी कर रहे हैं, 10 वाला बात कर रहा है भाई कॉन्टिन्यूस ऑफ द राइट, अधिकारों को बना रहना, भाई किस तरह के अधिकारों को बना रहना होगा, भाई जो भी नागरिक हो उनके अधिकारों को बनाए रखना। फिर 11 बात कर रहा है रेगुलेट करना, उनको विनियमन करना, ओके। तो इस चीज को अगर हम सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो क्या है भाई, सिटीजनशिप की बात होगी, सिटीजनशिप किसकी बात होगी, किन किन सिटीजन की बात होगी, एक तो उन सिटीजन उसकी सिटीजनशिप की बात होगी जो माइग्रेटेड है, कहां से, माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान से, ठीक, भारत को प्रेजेंट करने वाला, या वो सिटीजन जिनको सर्टेन माइग्रेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, माइग्रेट टू पाकिस्तान, या वो लोग जो रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर रहते हैं, भारत के बाहर रहने वाले हैं, या वो जो फॉरेन सिटीजन है, विदेशी राज्य के नागरिक हैं, ओके। एंड इन सभी के राइट क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस रहेंगे, अधिकारों का बना रहना, अधिकार इनके बने रहेंगे, एंड इनको रेगुलेट किया जाएगा विनियमन में। तो देखो ये मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से स्टोरी बना के आपको समझाने की कोशिश की है, ओके। हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो आपको शुरुआत में, बट कोई इशू नहीं, आपकी आदत आ जाएगी। अब यहां से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाले, फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, मूल अधिकार भी हम इसको कहते हैं। पहले हमारे पार्ट 3 बात, इसको याद रखना, पार्ट 3 कहां से कहां तक हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35, 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ओके। अब यहां से हम बात कर रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स का, जो हमारा पहला है जनरल, साधारण जो फंडामेंटल राइट, जिसमें हमारी एक डेफिनेशन दी गई है। आप इसका डेफिनेशन ही याद रखना, किसकी डेफिनेशन दी गई है ये, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन किसकी दी गई है ये आपको पता है क्या, यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, ओके, स्टेट की, राज्य की डेफिनेशन, ओके। अगर आपसे पूछे राज्य से संबंधित, राज्य कहां पर डिफाइन किया गया, राज्य की परिभाषा कहां दी गई है, तो आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ओके। अब यहाँ पे 13 वाला क्या कह रहा है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेकोरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपीलीकरण करने वाली विधियां। तो देखो इसमें लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, इसमें हम लोग ये नहीं कर सकते कि लॉ इनकंसिस्टेंट, एक सॉरी यार यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, कट ही कर दिया यार मैंने। तो देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिवाइड करना होगा, ब्रैकेट मेथड का यूज करना होगा। कैसे, देखो एक तो हमें ये पार्ट उठा लेना होगा लॉ इनकंसिस्टेंट विद, और यहाँ से हमें लास्ट में फंडामेंटल राइट याद रख लेना होगा, ठीक। तो फंडामेंटल राइट की बात हो रही है तो आपको याद रखना होगा, जैसे कि हमारा हिंदी में अगर हम इसको कहने की कोशिश करें तो हम लोग क्या कहेंगे, मूल अधिकारों से क्या कहेंगे बताइए, ससंगत, मूल अधिकारों से असंगत
विधियां, ओके, ये इतना तो हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। आप लोग बैरक में अपने हाईलाइट कर लें कि आपको ये कीवर्ड्स आपको याद रखने, ओके। मूल अधिकार से असंगत विधियां, इसको भी थोड़ा मैं अभी रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा, ओके। वीडियो हो सकता है गाइस थोड़ी सी लंबी हो जाए, 30 मिनट्स की हो जाए, 30 मिनट की हो जाए, बट थोड़ा सा आपको समय देना होगा। ज्यादा वीडियो में नहीं डालूंगा, एक वीडियो पर डे में डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों के ऊपर भी बर्डन ना पड़े। इसके बाद राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, समता का अधिकार जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये चीज यहाँ पे एक चीज और स्टार्ट हो रही है। देखो यहाँ पे मैंने ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब मैं आपके लिए वीडियो भी डिस्कस करूंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वन लाइनर क्वेश्चन जब लाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि फंडामेंटल राइट जो आपके मूलभूत अधिकार है उनसे संबंधित कुछ अलग से क्वेश्चन लाऊंगा। जैसे क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ पे कि राइट टू इक्वलिटी के जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है समता का अधिकार, वो कहां से कहां तक है। तो इसका जवाब आपका क्या होगा? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की, समता के अधिकार की बात करता है, ओके। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, मैंने तभी इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। सो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा जो आर्टिकल 14 है, ये एक चीज और याद रखना है, या ये इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात तो करता है, विधि के समक्ष समता की बात तो करता ही करता है, ठीक। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये आपका कीवर्ड है। बट इसके अलावा कई बार आपसे क्या करता है, रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। रूल ऑफ लॉ कहां डिफाइन किया गया है, तो रूल ऑफ लॉ की बात अगर करें आपसे तो समझ लेना आपकी बात हो रही है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 के। रूल ऑफ लॉ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ को ध्यान से सुनिएगा, विधि नियम, विधि का नियम, विधि नियम, ठीक। अगर आपसे इसकी बात करें तो आप समझना आपकी आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 की बात हो रही है ना। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स को अगर हम लोग समझ गए तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया है, इतना समझ लेना। क्योंकि अगर मोस्टली देखा जाए तो हमारा फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सभी के लिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। देखो 14 हमें बता चुका कि विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक। इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी आ जाएगा, आपका रूल ऑफ लॉ भी आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें इसको डिटेल में लोग एक्सप्लेन करना चाहे समझ सकते हैं, बट आपको, मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता होगा आर्टिकल 14 से संबंधित। अब आर्टिकल 15 की बात करें तो इसमें कह रहा है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न का प्रतिषेध। तो देखो इसमें अगर कीवर्ड निकालने की कोशिश करें तो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डाल सकते हैं इसको, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं कोई भेदभाव नहीं हो, या तो हम लिख सकते हैं विभेद का प्रतिशोध, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशोध। अगर हम इसको सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश करें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ड्राइंग का खोल लेते हैं, वहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जस्ट मुझे एक समय दें, 1 मिनट। चलिए मैं यहीं आपको साइड में लिख के बता देता हूं कि मैं क्या बता रहा था। आर्टिकल 15 का अगर आपको आसान से कीवर्ड लिखना है दोस्तों, तो आप उसका कीवर्ड क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो आर्टिकल 15 का आप लोग इंग्लिश वाले मीडियम वाला स्टूडेंट लिख सकते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन, ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, ओके। स्पेलिंग अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देना हूं, DISCRIMINATION, ओके। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल 15 हमारा क्या कह रहा है कि देखो हमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। किस बेस पे, किस ग्राउंड पे? धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जात के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। तो इन चीजों पे हमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना, ये हमारा बात करता है अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 बात करता है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, मैंने आपको इसका इजी वाला आपको बता दिया है, इसको आप लोग लिख लेना, ओके, कि नो डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि इजी, जितना मैं इजी आपको करा पाऊंगा उतना मैं कराने की कोशिश करूंगा। अब इसमें तो सामने ही आ गया, आर्टिकल 16 बात करा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, समता। अब देखो इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप इसमें डायरेक्ट आप यही लगा सकते हैं, ओके, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लगा सकते हैं। एंड जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे अवसर की समता, इसमें देखिए यार हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई यार, आप लोग यहाँ पे लिख लेना अवसर की समानता, ओके। यहाँ पे समता लिखा, आप लोग समानता लिख लेना, ओके। नाउ यहाँ पे बढ़ते हैं आर्टिकल 17 जो हमारा बात कर रहा है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, अपरेशता का अंत। तो यहाँ पे आपका जो कीवर्ड होगा वो होगा अनटचेबिलिटी, अपरेशता, ओके। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, तो 18 वाला जो आपका होगा एबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। आपको यहाँ पे सिंपली कीवर्ड आपका होगा टाइटल, उपाधियों, ठीक।
अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा जो पार्ट थर्ड का ये राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है। 19 आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे क्वेश्चन आपके आते हैं एम 19 एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, तो इस चीज को याद रखना। तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, वाक्य स्वतंत्रता आदि विशेष कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो आर्टिकल 19 जो आपका है, तो इसमें आप लोग एक बात याद रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच की राइट आपको दी गई है। कहाँ पे दी गई है? आर्टिकल 19 में दी गई है। ओके, आपको यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं, कई तरह के राइट दिए गए हैं। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, कई बार वो लिखते हैं ना कि हमारी बोलने की आज़ादी है, हमारी बोलने की आज़ादी है, आप हमारे अधिकारों को दबा रहे हैं, आप हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। आप न्यूज़ में आए दिन ये चीज़ें सुनते होंगे कि इन्होंने हमारे इन नेता ने हमारे साथ ये कर दिया। तो किस बात की बात करते हैं? तो हमारे अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। 19 में जो इसका हिंदी मतलब होगा वाक्य स्वतंत्रता। ओके, नाउ जो हमारा आर्टिकल 20 इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या करा? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसका हम लोग जो 20 वाला है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन एक याद रख लेना और कन्वेक्शन। ठीक, तो इसको दो कीवर्ड हम लोग देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑन कन्वेक्शन। इसको हिंदी में अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो दोष सिद्ध पर संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ओके, 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये जो आर्टिकल है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बहुत ज़्यादा इसकी बात की जाती है, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे पर्सनल लिबर्टी है, आप वायलेट कर रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है, हम कैसे भी जिए, किस तरह से जीना ये मेरी राइट है, मैं उस तरह से जीऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो वो चीज़ जो आपकी बताई गई है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात जो आपकी कही है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया, वो आपका आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में दिया गया। एंड इसका जो सिंपल सा कीवर्ड आपका होगा लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आप लोग इतना याद रख लेना, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या आप लाइफ एंड लिबर्टी को भी याद कर सकते हैं। ओके, या हिंदी में मैं इसको बता दूं, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता आप कर सकते हैं इसको, या आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता लिखा, बट आपको यहाँ पे जीवन भी लिख सकते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ओके, इसके बाद एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको इंक्लूड किया गया था दोस्तों अमेंडमेंट के द्वारा, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बार आपके एमसीक्यू एग्जाम अगर जो भी होते हैं आपके एब एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन काफ़ी बार आपका आ चुका है, आपको इसको याद रखना होगा। इसके बाद हमारा क्या है 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण। तो गाइस 22 का जो हमारा होगा अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसको हम लोग सिंपल सा कीवर्ड देंगे, अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, गिरफ्तार और निरोध, गिरफ्तारी और निरोध। ओके, अब इसके बाद बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। तो इसका जो हमारा 23 का जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं यार, फोर्स्ड लेबर भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यार। 23 का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बाल श्रम का प्रतिषेध। अब इसका क्या भाई, कई बार कहते हैं कि आप यार बच्चे से काम नहीं करा सकते हैं, लेबर का काम नहीं करा सकते हैं, किसी नहीं, सॉरी ये बच्चों वाला काम नहीं है, वो 24 वाला है, मुझसे थोड़ी सी गलती होगी, मुझे माफ करना दोस्तों। आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, इस चीज की बात की जा रही है। इसके बाद हमारा जो 24 वाला बात करा जा रहा है, ये भी एक तरह से कहा जा रहा है कि आप जो है चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, उनसे आप कारखानों में, फैक्ट्रीज में नहीं जबरदस्ती काम नहीं करा सकते भाई, उनसे काम नहीं करा सकते। एक एज क्राइटेरिया दी गई है, आप भाई उससे नीचे काम नहीं करा सकते। तो ये चीज दी गई है, अगर आप ऐसा करा रहे हैं तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। तो 24 का जो हमारा आंसर होगा, आंसर सॉरी बता रहा हूं मैं, इतनी आदत पड़ गई है दोस्तों एमसीक्यू सॉल्व कराने की, हर चीज क्वेश्चन का आंसर ही मुझे बताने की आदत सी लग गई है। तो 24 का जो हमारा होगा चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। ओके, कारखानों में बालक, इतना याद रखना, कारखानों में बालक, बालक याद रखना, कारखानों में बालक, इस चीज को टिक कर लेना। मैं बाकी सारी चीजें कराऊंगा, थोड़ी बोरिंग वीडियो होगी, मुझे मालूम है, थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी, मुझे ये भी पता है। एंड आपको थोड़ा सा बोरियत लगने लगी होगी, आप लोग बोर होने लगे होंगे, यार क्या पढ़ा रहे हो यार, क्या ये सब क्या बता रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पढ़ना, मैं वीडियो बंद करके जा रहा हूँ। ऐसा मत करना यार, पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा कष्ट आपको होगा, लेकिन बेरेक्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार आप इसको एनालिसिस कर लेते हैं, जो मैं आपको कराने वाला हूँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा इस पर बस फोकस करना है, देन इसके बाद आपको कभी कोई इशू नहीं होने वाला है। खास तौर पर जो मैं ये टिक कराने वाला हूँ, ये मैं आपको क्लियरिटी दे दे रहा हूँ कि ना सिर्फ ये एब एग्जाम में, आपको जुडिशरी, एपीओ, आपकी एडवोकेसी, आप जब जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेरेक्ट उठा के देखेंगे, जब जब तब आपको मेरी इस वीडियो की याद आएगी, एंड आपको पता चलेगा कि आपने जो आज जो किया है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज आपने की है। ओके, तो नाउ अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन, हमारे आर्टिकल 25 जो हमारा अनुच्छेद 25 है, ये क्या कह रहा है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियंस। तो इसमें हम सिर्फ एक वर्ड को याद रख लेते हैं भाई, कॉन्साइंस, अंतःकरण। ओके, तो इसको याद रखना। अब अच्छे से कुछ चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को देर ना हो। 26 क्या कह रहा है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
तो 26 का जो हमारा आंसर होने वाला है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ओके, मैनेज, किस चीज को मैनेज करना, प्रबंध, मैनेज कर लेना। किस चीज को मैनेज करना, फ्रीडम टू रिलीजियस अफेयर्स को, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। ये वो वाला मैनेज नहीं जो आप समझ रहे हैं। ओके, जो आप यूजुअली यूज करते हैं, ये उस मैनेज की बात नहीं कर रहा है। 27 की बात कर लेते हैं, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ और प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में बारे में स्वतंत्रता। तो भाई ये भी एक चीज है आपके लिए 27। अब इसमें आप लोग सिर्फ एक पॉइंट याद रख लेना है, टैक्सेस। ओके, टैक्सेस हिंदी में कहाँ है, करो लिखा है, लेकिन यहाँ पे कर आप याद रखना, कर, यहाँ पे कर आपको याद रखना होगा, कर। ओके, तो टैक्सेस को क्योंकि हिंदी में कर कहते हैं, ओके, तो इसको आपको याद रखना होगा। कर की बात होगी, टैक्सेस की बात होगी, हमारा अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27 हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद हमारा आर्टिकल 28 जो हमारा आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब दोस्तों इससे संबंधित दोस्तों बहुत ज्यादा डिबेट होती है दोस्तों, पार्लियामेंट में भी हो चुकी है दोस्तों, टीवी न्यूज में तो दोस्तों इस चीज से संबंधित बहुत ज्यादा डिबेट हो चुकी है ऑलरेडी दोस्तों। अब मैं क्यों कह रहा हूं, आपको इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी आपको समझनी होगी, हालांकि मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं, बट अगर आपने पढ़ी होगी दोस्तों, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ा होगा, तो ये जो हमारे लास्ट के कुछ आर्टिकल हैं दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा विवाद एंड कह सकते हैं विवाद, यानी हम कह सकते हैं थोड़ी सी वो रहती है यार, लोगों में बात करने की रहती है। खैर छोड़िए, हम उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं, हमारा जो काम है पढ़ाई करना, हम उस पर फोकस करते हैं। तो इसमें मैं 28 का जो बात करने वाला हूँ, ये मैं हमारा क्या बात कर, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस वाला मैं बात कर सकता हूँ। तो इसका जो कीवर्ड मैं निकाल पा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, इसका जो बेस्ट कीवर्ड होने वाला है वो होने वाला है वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे हम वर्शिप को ढूंढते हैं, वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ओके, तो इस चीज़ को मैं याद रखना होगा हमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वर्शिप के लिए अगर कहीं भी बात आएगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वर्शिप के लिए, ओके, रिलीजियस वर्शिप के लिए, तो हमको याद आ जाना चाहिए 28 बात करता है रिलीजियस वर्शिप की, 28 बात करता है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना की, शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना, याद रखना, शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना, याद रखना इस चीज को, ठीक। या तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इजी कर दे रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना, ये दो कीवर्ड आपको याद रखने होंगे। इसके बाद हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और 29 वाला जो हमारा इसका जो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग इसका जो करेंगे माइनॉरिटीज। ओके, अल्पसंख्यक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो हमारे माइनॉरिटीज है इंडिया में, जितने भी माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके हितों का संरक्षण करना, ओके, उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना। इसकी बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 29 में हमारे की गई, अनुच्छेद 29 में की गई है। ओके, इसी के बाद हमारा आर्टिकल 30 है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ओके, तो आर्टिकल 30 हमारी बात अगर करता तो हम इसको क्या कह सकते हैं, माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप इसको इतना याद कर सकते हैं, शिक्षा संस्थाओं, नहीं इसको रुको मैं हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा बनाता हूँ सही से, शिक्षा संस्थाओं, एंड इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बस मुझे देना, थोड़ा सोच के बता रहा हूँ, शिक्षा संस्थाओं, आप इसको याद रख, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं, बस इतना याद रख लेना, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं, इसको इतना याद रख लेना। ओके, 31 आपका ओमिटेड हो चुका, तो उसकी बात करने की कोई फायदा ही नहीं है। इसके बाद हमारा जो आ रहा है, देखिए ये जो हमारा पार्ट है इसको मैं लीव कर रहा हूँ, इसको पढ़ने का मेरे अकॉर्डिंग कोई फायदा नहीं, आपके एग्जाम में भी नहीं आता, तो इसको मैं लीव कर रहा हूँ पूरा पार्ट वो। अब यहां से जो पार्ट आ रहा है दोस्तों, हाँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सिर्फ आपका आर्टिकल 32 है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका आर्टिकल 32। ओके, तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखें, आर्टिकल 32 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बात कर रहा है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्म बाय दिस पार्ट, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रभावित करने के लिए उपचार। तो देखो 32 सीधी सी बात है, आपको इतना याद रखना है, इसमें मैं कोई आपको कीवर्ड नहीं देने वाला, रेमेडीज एक आपका कीवर्ड हो सकता है, आप इसमें आप चाहें तो आप इसमें जो रेमेडीज है आप इसको रख सकते हैं, ठीक, उपचार, ठीक, आपको उपचार रखना रख लें, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा जो कीवर्ड है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है रेट की, तो रिट की बात हो रही है, यानी सुप्रीम को सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करना। जब आप सुप्रीम कोर्ट में किसी तरीके को रिट दायर करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत करते हैं। और दोस्तों इससे संबंधित आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करने के लिए हमें किस अनुच्छेद का सहारा लेना पड़ता, तो होगा आर्टिकल 32।
किस सेक्शन किस आर्टिकल के तहत हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं? तो इसका आपका जवाब होगा आर्टिकल 32। तो इस चीज को याद रखना। अब जैसे 33 है, इसमें हम लोग, मैं डायरेक्ट आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, पावर ऑफ पार्लियामेंट, आप इसमें याद रख लेना। हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ संसद की शक्ति। इसी के बाद सेम मैं आपको 34 में बता दे रहा हूँ मार्शियल लॉ, याद रख लेना। हिंदी में आपको बता रहा हूँ सेना विधि। ओके, ऐसा ही 35 में आपको बता दे रहा हूँ इफेक्ट टू द प्रोविजन। इसका 35 में हिंदी में बता दे रहा हूँ प्रावधानों। मैं यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, क्या एक मिनट देख लेता हूँ। प्रावधानों का प्रभाव, इसमें आप याद रखना प्रभावी, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी याद करो, ठीक। अब इसके बाद हमारा जो आ रहा है दोस्तों, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ रहा है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों डीपीएसपी की बात करी जाए तो इसमें एक डेफिनेशन का क्लॉज आ रहा है जिसमें आपकी राज्य की परिभाषा पूछी जाती है। दोनों, अब आप कहेंगे आपने फंडामेंटल राइट में भी यही बताया था, उसमें आर्टिकल 12 में भी बता रहा है, इसमें भी एक राज्य की परिभाषा बता रहा है। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्या है। ओके, जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना याद करना, स्टेट की परिभाषा यहाँ पे दी जा रही है राज्य की। 36 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा भाग 4, ओके, जिसमें हमारे जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 बात करता है हमारा डीपीएसपी की। तो इस पार्ट में अगर 37 का मैं कीवर्ड आपको बताऊं तो जल्द से, तो इसमें हमारा क्या कीवर्ड होगा यार, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। तो एप्लीकेशन, किस चीज का एप्लीकेशन करना, एप्लीकेशन किस चीज की एप्लीकेशन करना। हिंदी में पहले मैं एप्लीकेशन का बता देता हूं, निश्चित सिद्धांत को लागू करना, लागू होना या लागू करना। तो इसका मैं अगर बताऊं तो आप लोग कीवर्ड लिख लेना, अगर आपके पास डायरेक्ट है, अगर आपने पीडीएफ कहीं पे निकलवाया तो इसके आगे कहीं पे भी लिख लेना। इंग्लिश मीडियम वालों स्टूडेंट ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एप्लीकेशन कहां पे किया जाता है, तो उसका एप्लीकेशन के बारे में सारी डिटेल उसकी दी गई है हमारे आर्टिकल 37 में। हिंदी मीडियम वालों ये लिख लो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लागू होना। कहां पे दिया गया लागू होना राज्य के नीति निर्देशक का, कहां पे, आर्टिकल 37 में, अनुच्छेद 37 में। सेम इसी के बाद हमारा आर्टिकल 34 जो हमारा बात कर रहा है वो क्या कह रहा है, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए। तो जो 38 वाला जो हमारा है, इसका सोशल ऑर्डर हम लोग लिख लेते हैं। सोशल ऑर्डर हिंदी में हमारा होगा इसका, मैं इसका लिए बना रहा हूँ सामाजिक व्यवस्था, सही है। ओके, तो ये आप लोगों को सोच रहे होंगे मैंने ये जो आपके लिए बना रखा है ये बहुत ईजी है, बहुत सोच समझ के मैंने कीवर्ड बनाया दोस्तों। एंड यही चीज जो है सबसे ज्यादा फायदे की होती है। अगर आपको कीवर्ड्स पता चल जाए तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला। जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैंने क्यों छोटे पार्ट में वीडियो बना रहा हूं। अब आप कहेंगे छोटे पार्ट है, जी हाँ, अगर मैं ये वीडियो 40-50 मिनट की बन रही तो छोटे पार्ट है। अगर मैं एक साथ बनाने की जाता तो ये हो सकता है 4 घंटे की भी वीडियो बन जाती। तो इसलिए मैं इसको 1, 2 से 3 पार्ट में लेके आऊंगा। सेम यहाँ पे 39 की तरफ बढ़ते हैं। वेट, तो 39, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। तो 39 का जो हमारा होगा, इसको हम लोग कर लेते हैं। सर्टेन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, किसके सर्टेन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, जो भी पॉलिसी हमारी फॉलो की जाएंगी स्टेट के द्वारा। तो हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो इसका कुछ नीति, एक मिनट, कुछ नीति तत्व। ओके, इसको याद रख लेते हैं। सर्टेन प्रिंसिपल की बात करी जाएगी, किसके सर्टेन प्रिंसिपल की, स्टेट डीपीएसपी की तरफ से जो भी हमारे स्टेट जो भी स्टेट को फॉलो करनी पॉलिसी स्टेट को, उसके जो सर्टेन प्रिंसिपल कहाँ गए, कुछ नीति तत्व कहाँ दी गई हैं, वो 39 में दी गई, आर्टिकल 39 में दी गई। अब 39 ए क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि तत्व। अब ये सरकार क्या करती है भाई, राज्य सरकार जो भी आपकी सरकार है, स्टेट क्या करती है, वो आपको इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराती है, सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक तत्व प्रोवाइड कराती है। आप जब कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे एक फ्री लीगल एड सर्विस आपके लिए होती है दोस्तों। आप लोग वहाँ पे जरूर देखना, जो लोग कोर्ट में बैठ रहे होंगे वो लोग इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। ओके, 39 ए फ्री लीगल एड, आप इसको याद रख लेना, निःशुल्क विधि तत्व। ओके, इसका बाद हम बढ़ रहे हैं आर्टिकल 40 की तरफ। आर्टिकल 40 हमारा क्या कह रहा है, इसमें हम लोग डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों की बात की जा रही है हमारी। 41 की बात करें तो राइट टू वर्क की बात की जा रही है। आप सिर्फ इसका याद रखना, राइट टू वर्क। ओके, इसको हम लोग अगर हिंदी में करें तो इसका क्या होगा, काम करने का अधिकार। यहाँ पे काम पाने का अधिकार कर सकते हैं, काम करने का अधिकार। आप यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों लिख लेना, काम करने का अधिकार। ओके, नाउ बढ़ते हैं 43 की तरफ, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर। अब देखो मैं यहाँ पे सारे लिखवा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं सारे पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं, सारे नहीं पढ़ने। ओके, तो 43 वाला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे लिविंग वेजेस आपको याद रख लेना होगा। ओके, काम की जीवन निर्वाह मजदूरी। ओके, इसको हिंदी मीडियम वालों आप लोग कीवर्ड लिखना, जीवन निर्वाह मजदूरी। 43 ए एक होता है दोस्तों पार्टिसिपेशन, भाग लेना। मैंने वहां पे यहाँ पे स्किप कर दिया दोस्तों, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। 42, सॉरी दोस्तों यार ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, आप देख सकते हैं।
42 14 ये नीचे ऊपर नीचे हो गया, देखो 43 आ गया पहले। तो 43 वाला इसको मैं मिस्टेक जो मेरी हुई है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। आप लोग फिर इस प्रिंट आउट को निकलवाना। ओके, थोड़ी सी जो मिस्टेक हुई है इसको मैं अपडेट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो 42 वाला हमारा क्या कह रहा है, मैटरनिटी लीव की बात कर रहा है। अगर बात की जाए तो मैटरनिटी लीव की बात हो रही है। अगर आपसे मैटरनिटी लीव की बात होगी तो आप कहां पे आएंगे, हमारा जो आर्टिकल 42 नहीं होगा उसकी बात होगी, कर्मकारों के लिए निर्वाही मजदूरी आदि। तो हम लोग हिंदी में इसको क्या कर सकते हैं, प्रसूति सहायता भी इसको हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में। ओके, प्रसूति सहायता हिंदी मीडियम वालों लिख लेना, ठीक। इसके बाद हमने जो 43 ए की बात की थी, 43 बी की बात की थी, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ऊपर नीचे होगा। पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा है, तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोग लगा लेना, और पार्टिसिपेशन में हिंदी में लगा लेना भाग लेना, एंड इसमें लगा लेना आप लोग सहकारी समिति। इसको आप लोग याद करना चाहते हो याद करना, कोई इशू नहीं है। लेकिन 44 वाले को मत भूलना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिक को समान सिविल संहिता, जिसको हमारे पीएम जी ने अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी हमारे अनाउंसमेंट की थी लाल किले से 15 अगस्त को कि इसको समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह उन्होंने एक नया नाम दिया था, सेकुलर सिविल कोड। तो देखते हैं दोस्तों ये कब तक आता है कब तक नहीं आता है, इसके ऊपर तो एक बहस छिड़ी हुई है। 45 वाला हमारा क्या है, तो इसको हम लोग अगर हिंदी में देखो तो अर्ली चाइल्डहुड आप लोग इसको लगा लेना दोस्तों, बाकी डिस्कस अच्छे से इसको करेंगे। हिंदी में प्रारंभिक बाल अवस्था। 46 की बात करते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। तो इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि करना। तो ये एक डीपीएसपी का है दोस्तों, इंटरेस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट वो उनके पास है ये दोस्तों, ये एक ड्यूटी कह सकते हैं आप होती है दोस्तों, कि उनको इनके इंटरेस्ट जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है, प्रमोशन करना होता है, जो भी किसके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, एजुकेशनल इंटरेस्ट को किसके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन के जो भी बच्चे होते हैं उनकी। ओके, तो 46 की बात करें तो इसमें अगर हम लोग हिंदी इसका कीवर्ड देखें तो इंटरेस्ट याद रख लेना। इंटरेस्ट किसका इंटरेस्ट, आप लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी SC ST एंड इसका लिख लेना, ओके, इंटरेस्ट ऑफ SC ST, इतना आप लोग याद रख लेना। अब हिंदी में अगर हम लोग कहें तो इसका हम लोग अगर करें हिंदी में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनता और अन्य दुर्बल शिक्षा के संबंधित हितों में अभिवृद्धि। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हित। इसको हिंदी में आप लोग इतना कर सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का हित, ये आप लोग लिख सकते हैं। 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्तव्य। 47 हमारा क्या कर रहा है, पब्लिक हेल्थ की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो पब्लिक हेल्थ की बात हो रही भाई यहाँ पे, पब्लिक हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए कैसे न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, लिविंग को, तो ये सारी चीजें हमारी बात कर रहा है 47 को। तो इसको हम लोग हिंदी में हमारा कहाँ पे, लोक स्वास्थ्य। ओके, लोक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ की बात होगी तो 47 हमारा आ जाएगा। 48 देखो, वीडियो एंड होने के बाद मैं यानी जो भी हमारे जो हो जाएगा इसके बाद मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तो थोड़ा सा समय देना दोस्तों, वीडियो एकदम से एंड करके ना जाना। इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ यार, एग्रीकल्चर यार याद रखो, वरना आप लोग कहेंगे बहुत ज्यादा मैंने बोर कर दिया आपको। 48 हमारा क्या कह रहा है, इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। मैं यहाँ पे सिंपली बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है पूछा जाता, बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। 49 की बात की जाए तो आपके माउंटेन्स की बात करें, स्मारक की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे स्मारक आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये इंपॉर्टेंट है 50 वाला, तो इसको आप लोग याद करना। सेपरेशन की बात जहां पे भी आएगी दोस्तों, पृथक्करण की, तो ये 50 होगा। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो ये 50 वाला आप लोग इंटरनेशनल पीस के नाम से याद रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति के नाम से। फंडामेंटल ड्यूटीज का आपको दोस्तों एक ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना 51 का। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद नहीं करें। ये जो पहली वीडियो थी दोस्तों, अगर आपने देख ली तो अच्छी चीज है, बट मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ उस चीज पे अब हम थोड़ा सा फोकस दोस्तों करने वाले हैं, थोड़ा सा फोकस अब हम करेंगे। तो देखो, मुझे जो आपको बताना है, देखो हो सकता है आपको इस वीडियो में थोड़े से बोर हो गए, तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज बता देना। बट क्या मैं आपसे एक चीज जान सकता हूं कि क्या आप इस वीडियो को देख के बोर हो गए या नहीं, बस इस चीज को आप लोग कमेंट के बॉक्स में जरूर बता देना, यस बोर हो गए या नहीं बोर नहीं हुए। तो दोस्तों आगे की वीडियो के लिए मुझे फीडबैक मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, आप लोग बोर नहीं होंगे, तो इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट MCQ पे डिस्कस करने लगेंगे। ओके, तो मैं फिर कह रहा हूं, अच्छी चीजों को होने में थोड़ा सा समय लगता है, एंड ये जो चीज मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि ये वो चीजें हैं दोस्तों, जब आप कोचिंग पेड करेंगे बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तब आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जिस चीज को मैंने यहाँ पे 40-50 मिनट्स में कंप्लीट किया है दोस्तों, इस चीज में आपको 2 से 3 आवर्स लगते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम देखेंगे जाके किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो इस चीज को ध्यान रखें दोस्तों, मेरा उद्देश्य बस केवल और केवल बस एक है दोस्तों, कि वो स्टूडेंट जो कोचिंग की फीस नहीं यार
अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं है पैसा उनके पास कोचिंग खरीदने का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, नहीं परचेस कर सकते हैं किसी तरह से बेरेट। बट मैं फिर भी कहूँगा दोस्तों, बेरेट प्लीज़ परचेस कर लेना, बेरेट के बिना कुछ नहीं होता है दोस्तों। आप चाहे एग्जाम क्रैक करने के बाद खरीदेंगे, लेकिन चाहे पहले खरीदेंगे, कुछ सब्जेक्टों की बेरेट आपके पास होनी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है। अगर आपको नहीं पता कौन सी बेरेट परचेस करनी है एग्जाम के लिए, तो आप लोग बताना, मैं टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे आपको सारी चीज़ शेयर कर दूंगा। आपका जो भी क्वेश्चन हुआ करे आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरी पर्सनल आईडी भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात और आपसे कर लेता हूँ दोस्तों। देखो यार, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारे चैप्टर बच्चे हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, अगर आपकी परमिशन होगी, क्योंकि मैंने बहुत ऐसी वीडियो बनाई, बैरक देखो आसानी से समझ में नहीं आती है। ओके, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम बैरक पढ़ने की कोशिश की थी, मुझे लगा क्या यार ये पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ने के लिए, यार मैंने क्या पढ़ने के लिए पेमेंट किया, मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है, मैं भी बड़ा कंफ्यूज था। बट मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, 10 डेज 15 डेज, तब मुझे पता चला कि यार अच्छी चीज़ों को होने में समय लगता है, लेकिन एक बार अच्छी चीज़ें हो जाती तो हमें बार बार वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे कई सारी वीडियोस आपको अच्छी मिल जाएंगी, एमसीक्यू के रिगार्डिंग, वन शॉट के रिगार्डिंग, काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आपको देखनी भी चाहिए, सभी टीचर, सभी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अच्छे होते हैं, आप सभी की देखें। बट ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं दोस्तों, एंड मुझे उम्मीद है दोस्तों थोड़ी सी बड़ी वीडियो जरूर हुई है, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल वीडियो जरूर रही होगी। जैसा भी हो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर शेयर करना, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपके कमेंट से दोस्तों बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड मोटिवेशन मिलेगा तो उतने ही अच्छे से मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती हुई हो मेरी तरफ से तो प्लीज़ मुझे माफ़ जरूर कर देना।